के लेक्चर नंबर 31 और 32 को समझाने वाला हूँ। सो जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया है एनालिटिकल पॉइंट्स के बारे में और सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, तो आगे अब ना सिंगुलर पॉइंट्स की भी हमारे पास दो टाइप्स है बड़ी, एक है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशंस क्या है बड़ी, कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है इफ़ x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड क्यू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्केयर इंटू क्यू एक्स आर एनालिटिक एट एक्स नॉट, यानी कि पी एक्स एंड क्यू एक्स एक्स नॉट के ऊपर एनालिटिकल पॉइंट्स बनते हैं, देन द सिंगुलर पॉइंट इज कॉल्ड द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। अगर एक्स नॉट के ऊपर x माइनस पी एक्स एंड क्यू एक्स दो एनालिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, देन हम जो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा इसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। जिसको एनालिटिकल पॉइंट्स के बारे में नहीं पता वो पिछले लेक्चर्स देख लेंगे, उनमें उनको पता लग जाएगा कि एनालिटिकल पॉइंट क्या होता है। और दूसरी तरफ हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट सिंपल सी बात है कि ऐसा पॉइंट जो रेगुलर पॉइंट नहीं होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, उसे हम इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अ सिंगुलर पॉइंट दैट इज नॉट अ रेगुलर is called a irregular singular point। so इसके आगे हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है, अच्छा जी। हमारी एग्जांपल नंबर 1 जो है वो ये कह रही है कि x माइनस 4 का स्केयर इंटू वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो बताएं कि क्या ये एनालिटिक है, एनालिटिक तो है, खैर क्या ये इसका जो सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। तो इसमें से कौन सा सिंगुलर पॉइंट रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर, तो हम वो पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने ये जो वेरिएबल है इसको हमने क्या करना है, इरेज करना है, यानी कि यहाँ से ख़त्म करना है वाई डेरिवेटिव के साथ से। तो हम इसको पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये सब के नीचे आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ना ये फार्मूला आपको पता है, फार्मूला हमने पढ़ा था एक्स स्केयर माइनस 4 का होल स्केयर है, तो ये ए स्केयर और 4 किसका स्केयर होता है 2 का, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हमने लिख दिया, और इधर भी सेम इसी तरह से। अब ये x माइनस 2 इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें ये जो हमारा है y डेरिवेटिव के साथ ये px है, और ये जो y सिंपल के साथ है ये हमारा क्या है बड़ा qx। सो px हमारा क्या है बड़ा 1 ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 2 का स्केयर, और qx हमारा है 1 ओवर x माइनस 2 का स्केयर इंटू x प्लस 2 का स्केयर। अब यहाँ पर अगर हम एनालिटिक पॉइंट की बात करें, यानी कि हम अगर सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा ये क्या है। इसको हमें पता है कि ये x है पड़ा, तो हमने कहा था x इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो एक्स नॉट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेट करेंगे, क्योंकि एक्स नॉट अब हम यहाँ क्या लेट कर रहे हैं 0 के, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। सो हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 4 इधर आगे प्लस का, और हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे, एक प्लस और एक माइनस में। अगर हम प्लस की बात करें तो x इज इक्वल टू 2 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्यों रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि ये एक एनालिटिक है, यानी कि ये एनालिटिक है एट पी एक्स एंड क्यू एक्स, यानी ये पी एक्स और क्यू एक्स के लिए एक एनालिटिकल पॉइंट है। इन दोनों के लिए ये क्या है बड़ा एक एनालिटिकल पॉइंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको एनालिटिकल पॉइंट्स का नहीं पता तो वो जाके लेक्चर नंबर 29 या 30 देख लेगा। और इस तरह से x माइनस 2 जो है ये हमारा क्या है बड़ा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यानी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है। और ये क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट एनालिटिकल पॉइंट एट पी एक्स, यानी कि पी एक्स के लिए एनालिटिकल पॉइंट नहीं है बड़ा, तो इसलिए हम इसको इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट मानेंगे। जबकि एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो इन दोनों के लिए क्या है बड़ा एनालिटिकल पॉइंट है, इसलिए वो हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। बाकी एनालिटिकल पॉइंट की आप डेफिनेशन और डिटेल पिछले लेक्चर में देख लेंगे। अच्छा जी, सो आगे हमारा लेक्चर जो है वो है फॉरबेनियस थ्योरम। ठीक है, यानी कि ये एक और मेथड है पड़ा, हम सिंगुलर पॉइंट की वजह से इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ रहे हैं। असल में वही मेथड है, ये नहीं कि जो पिछले मेथड से वो अप्लाई नहीं होते, जो जैसे हम पीछे मेथड पढ़ते आ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो ये भी उसी तरह से एक और मेथड हम सीखने जा रहे हैं फॉरबेनियस थ्योरम। लेकिन ये क्या है बड़ा कि अगर x माइनस एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यानी कि x माइनस एक्स नॉट एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और किसका इस इक्वेशन का, ठीक है, यानी कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है कि वो अगर इस इक्वेशन का एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है बड़ा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सीरीज सोल्यूशन, तो हम उसकी वजह से एक सीरीज सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई सीरीज सोल्यूशन होगा। जैसे कि हम पीछे लेक्चर नंबर 24-5 के अंदर पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि हम उसका एक्सपोनेंट के लिहाज से सोल्यूशन फाइंड करते थे, कभी x की पावर m के लिहाज सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे। तो अब हमें अगर कोई इस तरह की
हमारे पास इक्वेशन हो और उसके अंदर कम से कम एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो, ठीक है, तो उसका हमें कम से कम एक सोल्यूशन इस तरह का मिलेगा। ये फॉर एग्जांपल हमारा जो वैसे सीरीज़ है वो ये है पड़ी, ठीक है। सो इसके बाद ये आर को ऐड कर रहे हैं, आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है पड़ा, ठीक है। सो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इसकी पावर n प्लस आर हो जाएगी। सो इस इक्वेशन के लिए यानी कि इस सीरीज़ के लिए जो आपने निकाला, यानी कि हमारा सिंपल ये ना एक तरह का आंसर है बड़ा। जब भी आप सॉल्व करोगे फॉरबिनियस थ्योरम के लिहाज से, तो जैसे हम पीछे सब्स्टिट्यूट करते थे, हमारे कुछ मेथड्स थे हमारे पास ना, कुछ इक्वेशन थे, तो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते थे। तो अब क्या है कि अब आपने जब भी पावर सीरीज़ को सॉल्व करना है तो पावर सीरीज़ को सॉल्व करते हुए फॉरबिनियस थ्योरम में ये एक तरह का आपका फार्मूला है आपका। सो इस इक्वेशन के लिए जो आपके पास ये इक्वेशन का आंसर आएगा, उसके लिए जो तो इस सीरीज़ के लिए जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, यानी कि x माइनस एक्स नॉट आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा और वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा और आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से वो छोटा होगा और आपके 0 से वो ग्रेटर देन होगा, यानी कि हमेशा आपको जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात कि अब इसको तो हमने सिंपल सी तरह सॉल्व करना है, तो इसके लिए ना एक मेथड उन्होंने प्रॉपर 4 स्टेप्स में बता दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, आइडेंटिफाई द सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट, कि हम इस इक्वेशन के लिए ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसके अंदर हम एक्स नॉट, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है अपना, तो हम इसके लिहाज से अपना एक्स नॉट फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इस इक्वेशन के लिए जो सिंगुलर पॉइंट होगा एक्स नॉट उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो कैसे फाइंड करेंगे, हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट कंसीडर करके उसके लिहाज से फाइंड करेंगे। देन सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स सपोज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है 3y डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस y डेरिवेटिव प्लस 2 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारी y के इक्वल होगी। फिर जिस तरह से हम पिछले मेथड में पढ़ के आए हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 24-5 के अंदर हम e की पावर x लेट करते थे, y इज इक्वल टू e की पावर x, दैन हम इसका सब डेरिवेटिव लेते थे, दैन डबल डेरिवेटिव लेते थे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देते थे और उससे फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करते थे। तो इसी तरह से हम भी क्या करेंगे कि अब हम इस सीरीज़ का डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, सी एंड एक्सपोनेंट आर, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन तकरीबन इसी टाइप की कहीं ना कहीं जाके बनेगी। तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होगी, एक यहाँ पर ये जो सी एन है, ठीक है, अपना कॉफिशिएंट फाइंड करना होगा, जैसे कि हम वहाँ C1 और C2 फाइंड करते थे, इसमें हमें ये CN फाइंड करना होगा। दूसरी बात, हमें इसमें ये जो R हमने ऐड किया फॉरबिनियस थ्योरम के लिहाज से कांस्टेंट है पड़ा, तो हमें ये R भी उसके लिहाज से फाइंड करना होगा। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, उसके बाद हम अपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देन फॉर द सिंपलिसिटी वो कह रहे हैं कि एक्स नॉट को हम 0 के बराबर लेट करेंगे, यानी कि ये जो एक्स नॉट आपने कहा था यहाँ पर, हम इसको किसके बराबर लेट करेंगे, 0 के बराबर। तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, तो यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको आप 0 के बराबर लेट करेंगे और उससे आप अपने इजीली सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेंगे। सो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। थर्ड में हम अपने कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट आर फाइंड कर लेंगे। और फोर्थ क्या है पड़ा कि वो सिंपल हमें बता रहे हैं कि अगर आप की आसानी के लिए आप क्या करेंगे कि हमेशा एक्स नॉट को किसके इक्वल लेट करेंगे, 0 के इक्वल। अगर हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारा इजीली फॉरबिनियस थ्योरम के लिहाज से आंसर निकल आएगा। सेम उसी तरह से ना आगे जाकर हमारे पास एक रूट्स बनते होते थे, उसमें हर इक्वेशन के ना आखिरी में रूट्स होते थे। उसकी 3 टाइप्स थी, केस 1, केस 2, केस 3, डिस्टेंस रूट एंड, ठीक है, अच्छा जी, इक्वल रूट्स हैं बड़े या फिर नेगेटिव रूट्स हैं बड़े। तो इसी तरह से इसमें भी 3 केसेस बनेंगे और वो 3 केसेस हम लेक्चर नंबर 31 के लास्ट में और 2 केसेस लेक्चर नंबर 32 में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं केसेस आपको आज पढ़ा दूंगा उसी के लिहाज से। बाकी आपको ज़्यादा कुछ डिटेल से समझना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ मुझसे रब्ता कर लेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स थोड़ी सी इससे ज़्यादा डिटेल में वो बनाएंगे, वो भी मुहैया कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको कोई और भी किसी का क्वेश्चन हो पीछे लेक्चर में से तो आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो पहले है पड़ी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 3xy डबल डेरिवेटिव प्लस y डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू 0। फॉरबिनियस थ्योरम की फर्स्ट उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। सो मैं वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सही से समझा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। हमने जो पीछे मेथड पढ़े थे हम उन्हीं 4 बातों को फॉलो करते हैं। तो पहली बात क्या थी कि एज इन मेथड वी डिस्कस कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट है एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। जो पॉइंट नंबर 4 में हमने बात की थी कि एक्स नॉट को हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 0 कंसीडर करेंगे। सो अगर एक्स नॉट 0 है तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0। सो इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 अगर पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन एनालिटिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरा स्टेप हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था कि सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है,
इसको हम सब्सटीट्यूट करें उसके अंदर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इधर y डबल डेरिवेटिव चाहिए, y डेरिवेटिव चाहिए एंड y चाहिए। सो y तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें क्या चाहिए पीछे, y डेरिवेटिव है y डबल डेरिवेटिव। पर उससे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया है कि भाई x नॉट हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम x नॉट की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारी पीछे अगली जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू सिग्मा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन, x माइनस एक्स नॉट की जगह हमारा सिंपल x आ जाएगा और ऊपर पावर n प्लस आर। अब ये हमारा सिंपल थोड़ा सा और हो गया एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करने से। नेक्स्ट अब हमने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं, सो डबल डेरिवेटिव लेंगे। पहले सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा कि पावर स्टार्ट में ये वैसे ही आ जाएगा सारा, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा n प्लस आर एक पावर है, तो पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस कर देंगे तो n प्लस आर माइनस 1 सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें भी यही, अब इसका हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसकी ये जो पावर है ये वैसे का वैसे, ये सारा कांस्टेंट है, तो ये जो पावर है ये स्टार्ट में और पावर में एक कम, अब पहले -1 है, अब एक और कम करेंगे तो -1 क्या आ जाएगा -2, तो हमारी अब जो पावर हो जाएगी वो n प्लस आर -2। तो अब हमारे पास आर वाई की भी वैल्यू ये आ गई, वाई डेरिवेटिव की ये वैल्यू आ गई एंड वाई डबल डेरिवेटिव की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये वाली, अब इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है 3x वाई डबल डेरिवेटिव। सो एज आपको क्वेश्चन में नजर आया 3x वाई डबल डेरिवेटिव, हमने वाई डबल डेरिवेटिव ये निकाल लिया है, तो हम ये वाई डबल डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स एन प्लस आर -2 प्लस ये वाला, फिर y सिंगल डेरिवेटिव, तो ये y सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, फिर आगे हमारे पास क्या है y, तो ये हमने y की वैल्यू जो सिंपल हमने निकाली थी वो लिख दी। अब अगली बात ये आती है कि अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये जो 3x है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई इस 3cn भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3r माइनस 3, और जो ये हमारी x है x इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा। सो आपको पता है पावर रूल होता है, पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ -2 है और वो +1 है, तो +1 और -2 तो हमारी x की पावर -1 रह जाएगी। तो अब हमारी जो पावर है n प्लस आर -2 वो क्या हो जाएगी n प्लस आर -1, बाकी सारा का सारा हमारा वैसे का वैसे रह जाएगा। पावर क्या हो जाएगी n प्लस आर -2 की जगह अब हम लिखेंगे n प्लस आर -1 पावर रूल के लिहाज से। अब बाकी जो हमारी ये सारी इक्वेशन है ये वैसे की वैसे हम नीचे ले आएंगे। अब हम ये जो हमारी ये दूसरी इक्वेशन है इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। यहाँ सिग्मा सी एन एन प्लस आर यहाँ भी है, सिग्मा सी एन और एन प्लस आर यहाँ भी है, इधर हमारी जो पावर है वो भी एन प्लस आर -1 एन प्लस आर -1। सो ये सारा हमने इसमें से कॉमन ले लिया। पीछे इस जगह हमारा बच जाएगा 3n प्लस 3r -3 और इधर कुछ नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे +1, बाकी आगे इक्वेशन सेम। अब यहाँ से आगे क्या होगा कि हमारे पास पता +1 और -3 तो हमारा क्या रह जाएगा -2, बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसे, और यहाँ पर हमारे पास ये रह जाएगा और बाकी आगे भी सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको वापस अरेंज करते हैं, तो सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एन प्लस आर इंटू 3n प्लस 3r -2 सी एन ये आ जाएगा x प्लस एन प्लस आर -1 और ये अगली से। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म में हम इसको n को 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें ना कुछ वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, जैसे कि सी नॉट या आर की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ताकि हम अगले कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकें, जैसे कि हमने पिछले ही चैप्टर के अंदर पढ़ा था, पिछले एक लेक्चर के अंदर पढ़ा था, सी नॉट की वैल्यू फाइंड करके हम अगली वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि इसको 0 से अब 1 पर स्टार्ट करना है, 0 की बजाय अब हम इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात इसका पावर भी है, रीज़न इसकी पावर n प्लस आर -1 और इसकी पावर n प्लस आर है, तो दोनों की पावर सेम करना है, एक तो ये रीज़न है और दूसरा वो वैल्यूज़ वाला रीज़न है। दो वैल्यूज़ की वजह से, दो रीज़न की वजह से हम इसकी एक टर्म फाइंड करते हैं। तो एक टर्म फाइंड कैसे करेंगे, हम n की जगह 0 पुट करेंगे, तो n की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा r, यहाँ भी n की जगह 0 तो ये सारी टर्म 0, पीछे रह जाएगा 3r -2, सी एन की जगह 0 तो सी नॉट, यहाँ n की जगह 0 आ जाएगा तो x की पावर r -1, तो ये हमारी एक टर्म आ गई जो हमने n इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लिया। आगे अब हमारा सिग्मा नॉट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और आगे सारा का सारा हमने वैसे सेम लिख देना। अब सेम वही चीज़ कि हम अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, k का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, k की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके लिए हमारी k की वैल्यू होगी n, हम इसको देखते होते हैं नॉर्मली x के ऊपर पावर देखते हैं, उसी के लिहाज से आप k की वैल्यू फाइंड करें, इजी मेथड यही है, x के ऊपर पावर देखें और उसी के लिहाज से k की वैल्यू लेट कर लें। सो इधर x की पावर n है तो हम k की पावर n लेट करेंगे, इधर x की पावर n
-1 है, ये n और ये -1, तो इधर हम लेट करेंगे k की पावर n-1। तो इन दोनों इक्वेशन के लिए हमने k की वैल्यू लेट कर ली। अब वही मेथड पिछले लेक्चर्स वाला कि अब हम k की जगह उसकी वैल्यूज पुट करेंगे n की जगह और अपनी इक्वेशन बना के उसमें से कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हमने इक्वेशन बनाई थी और मैंने बता दिया कि का मेथड यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ी सी और चेंजिंग कर लेते हैं। हम सारे के अंदर जहाँ पर एक्स आर था ना, हमने एक्स की पावर आर कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि हमारे लिए ईजी रहे के को पुट करना। तो अब हमारे पास यहाँ जहाँ एक्स आर -1 था, यहाँ पर हमारे पास था एक्स की पावर आर प्लस एन प्लस -1, इधर भी आर प्लस एन, तो आर कॉमन हो गया तो बाकी सबसे आर इरेज कर दिया आपने, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमने ना बाय पुटिंग के की वैल्यूज, अब हमने के की वैल्यूज पुट करनी, तो मैं बताया था इसकी पावर n-1 है, तो यहाँ हम k इज इक्वल टू n-1 पुट करेंगे। तो के की n की क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 उधर जाके +1, तो n इज इक्वल टू k + 1। सो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k + 1 पुट करेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल इधर k की वैल्यू n है, तो हम इधर k की वैल्यू सिंपल n पुट करेंगे, जहाँ जहाँ इस हिस्से में k होगा वहाँ वहाँ n लिखेंगे। तो उसके लिहाज से क्या वैल्यूज बन जाएंगी, x की पावर k। अच्छा, अब फिर नीचे अगर हमने सब में से x की पावर k कॉमन ले लिया, हुआ गया r3r-2, यहाँ x की पावर -1 है तो वो -1 रहेगी। अब यहाँ n-1 इज इक्वल टू n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है पड़ा, तो आपको पता है ये n अब किसके इक्वल है, k + 1 के, तो हमने n की जगह पे k + 1 लिखा इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो k अब कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से। यहाँ भी n की जगह पे k, n की जगह पे k। अब यहाँ हमने क्या किया, n की जगह पे जब k पुट किया तो ये था 3n, तो अब हमने n की जगह पे k + 1 पुट किया तो k + 1, ठीक है। सो 3k + 3 हो गया था। सो जो +3 था और ये जो -2 था, प्लस माइनस माइनस, तो अब हमारे पास +1 रह जाएगा, ठीक है। ये +1 वैसे है इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, +ck+1। अब यहाँ पर जब हमारी वैल्यू पुट करेंगे n-1 किसके इक्वल था, k के इक्वल था, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x k और इधर भी हमारा आ जाएगा x और k, तो हम x की पावर k भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारी ये सारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आप लोगों को ये रफ हो जाता है तो आप लोग काइंडली नीचे नंबर पर रब्ता करके मुझसे हैंड आउट्स ले सकते हैं, इसके हैंड रिटर्न। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास इस इक्वेशन में दो बातें हैं, एक ये कि ये वाला जो है इक्वेशन ये इज इक्वल टू 0 होगी, हम x की पावर लेट नहीं करते होते, पीछे भी हमने सॉल्व किया तो x को हम निगलेक्ट करके ये वाला जो टर्म है इसको 0 के बराबर रखेंगे, या फिर ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। ये आ गई वो वाली वैल्यू और ये r × 3r-2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग, अब r × 3r-2 इज इक्वल टू 0 और इसमें तीन वैल्यूज है, r है, ये इक्वेशन है और c0। सो c0 इज इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एक और। अब ये हमारी इडिकल इक्वेशन है बड़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इडिकल इक्वेशन है, आगे हमने इसी के लिहाज से इसके केसेस पढ़ने इडिकल इक्वेशन के लिहाज से। और इसके बाद अगर हम देखें तो r इज इक्वल टू 0 और 3r-2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन का मेथड्स हैं बड़े। सो अगर हम यहाँ से r सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 2/3, तो हमारा ये r1 हो जाएगा 0 और r2 हमारा क्या हो जाएगा 2/3। इसको इन दोनों को हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ सिंगुलैरिटी, ये जो r के आंसर्स आए हैं इनको हम एक्सपोनेंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे कि पीछे था कि हमारे जब 2 से ज़्यादा आ जाते थे वैल्यूज़ तो हम फिर दोनों के लिहाज से सॉल्व करना पड़ता था, अब यहाँ पर भी आप वैसे ही करेंगे। अब हम इसके लिहाज से हमने पीछे भी क्या बनाए थे, हमने कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशंस बनाई थी। अब हमारे पास क्योंकि इसमें r भी आ गया है तो अब r के लिहाज से भी बनानी पड़ेगी, तो अब हमारे पास r के 2 आंसर्स हैं तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आगे हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। सो पहले हम r1 पुट करते हैं इसके अंदर। सो r1 हमारा, सॉरी ये r1, ये r2 होगा और ये r1 लगा लें, ठीक है। सो r1 हमारा क्या होगा 2/3। सो जहाँ जहाँ यहाँ r है पड़ा, ये r है, ये r है, तो यहाँ पर हम 2/3 लिख देंगे, ठीक है। सो अब हमारी एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई होगा 3k + 3 हो जाएगा, इधर 3 से 3 कैंसिल और ये इक्वेशन बन जाएगी। इनमें ये ऐड हो जाएंगे 3k + 5 हो जाएगा और इनमें ये 2 और 1 ऐड हो गए 3 हो जाएगा, इधर 3 कॉमन, 3 से 3 कैंसिल, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही चलती आ रही है। सो 3k + 5 k + 1 × ck + 1 - ck इज इक्वल टू 0, ये सारी इक्वेशन इधर आ जाएगी और ck + 1 उधर रह जाएगा। सो फॉर r1, ठीक है, r1 के लिए हमारी जो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन है वो ये वाली है, ठीक है, ck + 1 इज इक्वल टू ck/3k + 5/k + 1, जबकि r2 इज इक्वल टू हमारा 0 था। सो r2 के लिए अगर आप ऐसे ही सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी ck/k + 1/3k + 1। इसी इक्वेशन के अंदर आपने अब क्या पुट करना है r0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा k + 1 ये आ गया,
और 3k+1 ये आ गया और सी के सिंपल उधर और सी के +1। तो हमारे लिए आर की वैल्यूज अब आ गई, हमारे पास कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशंस भी बन गई। अब सिंपल है कि हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, उसके लिहाज से अपने सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और हमारा इस पावर सीरीज का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम पहले कांस्टेंट्स फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, सो अब हमने इटरेशन फॉर 1 और 2, ये 1 और 2 क्या है, यानी कि मैंने इस इक्वेशन को, यानी हमने जो पीछे आर के लिए दो इक्वेशन बनाई थी, एक ये और एक ये, एक को मैंने 1 का नाम दे दिया और एक को 2 का। अब इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सी एन फाइंड कर लेंगे। तो सी एन यानी कि सी कॉन्स्टेंट्स हमने फाइंड करना है, तो हम ना पॉइंट टू पॉइंट यानी कि काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर लेंगे और उसके आगे डॉट्स लगा देंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम के की वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 + 1 1, सी नॉट ओवर इधर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये 5 रह जाएगा, इधर 0 और ये 1, तो ये हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी नॉट इंटू 5, ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 1 का फैक्टोरियल लगा दें, 1 के साथ कोई असर नहीं होता। तो ये हमारे C1 आ गया। अब हम k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो C2 इज इक्वल टू यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, k की जगह पे 1, इधर भी k की जगह पे 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, इधर भी 1, तो हमारा हो जाएगा 5 3 8 इंटू 2। अब यहाँ जो हमने C1 है, यहाँ पर हम C1 की ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, तो C1 की जगह ये वैल्यू पुट करके तो आ जाएगा C नॉट ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, C नॉट ओवर 8 इंटू 5 इंटू 2 और 1, तो ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हमारा C2 आ गया। इसी तरह सेम प्रोसीजर के तहत हम C3 के की जगह 2 पुट करेंगे तो C3 हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और C2 अब क्या होगा, यहाँ जब 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 + 5, ठीक है, और ये 2 + 1, ठीक है। सो ये आगे हम हल करेंगे, 3 2 6, और हल करने के बाद ये हमारा C3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको जनरल वे में देखें तो क्या होगा, जनरल वे में ये है, यहाँ पर हमारा 6 आएगा, ये हमारा 11 आ जाएगा। तो क्या होगा इन जनरल वे में, क्या होगा कि Cn यानी कि यहाँ अगर हम n लगाएं तो यहाँ n माइनस C नॉट आ जाएगा। इस जगह को हमने देखना है, हमने सब के अंदर ना C नॉट ले गया है क्योंकि C नॉट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे पहले भी। तो यहाँ C नॉट आ जाएगा सब में, और नीचे क्या आ जाएगा, अब देखें C1 के टाइम पे यहाँ 1 का फैक्टोरियल था, C2 के टाइम पे यहाँ 2 का फैक्टोरियल, C3 के टाइम पे यहाँ 3 का फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास जो वहाँ नंबर होता है वही यहाँ होता है। तो Cn है तो n का फैक्टोरियल, और आगे देखें तो हमारे पास पहले था 5, फिर था 5 और 8, फिर था 5 8, ठीक है, 5 8 और 11, ठीक है। तो अब हमारे ये बढ़ता है, अगर हम गौर करें तो इसको हम अगर सिंपल कर दें तो 3n + 2 हमारे पास एक नंबर आता है, यानी कि जैसे कि तो जैसे हमारे पास 1 का हमने निकाला था, हमारे पास R2 था, तो R2 के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई थी। सो इस इक्वेशन को भी हम उसी मेथड के तहत सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी भी एक जनरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। वो वैल्यूज़ वगैरह मैंने पुट की हुई थी, तो वो आप देख लेंगे पीछे करके, थोड़ी सी वीडियो यहाँ रफ हो गया, लेक्चर दरमियान में रुक गया था तो उस वजह से दोबारा लिखना मुश्किल है। तो ये आप वैल्यूज़ देख लेंगे, तो हमने वैल्यूज़ निकाली थी तो उसकी भी हमने एक जनरल फॉर्म बनाई थी, C नॉट n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 4 इंटू 7, और चलता है। सिर्फ यही है कि हमने इसके अंदर ना वैल्यूज़ पुट की हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इन दोनों इक्वेशंस, क्योंकि जैसे भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं दो मेथड से, तो उसके दो रूट्स आते होते हैं, उन रूट्स को हम क्या करते हैं प्लस करके अपना प्रॉपर सोल्यूशन लिखते हैं। तो अब हमारा Cn एक ये आंसर है और एक Cn ये आंसर है। तो जैसे हमारी एक इक्वेशन बनी थी, वहाँ जहाँ जहाँ Cn था वहाँ अब ये वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर लिखते हैं और हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, तो जैसे मैंने बताया कि अब हमने रूट्स लिखने हैं, सिंपल अपने जो हमारे आंसर आए उनको पुट करना है। तो हमारी ये इक्वेशन थी, इसमें से हम अपना x + r कॉमन ले लेते हैं और इसको बाहर ले जाते हैं, क्योंकि हमने n को चेंज करके 1 से स्टार्ट किया था, तो इसमें से हम अपनी एक C नॉट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो वो क्या होगा, जब भी वैल्यूज पुट करेंगे तो C नॉट बाहर आ जाएगा, n की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड x की पावर r तो वैसे ही बाहर आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब देखें तो इसके अंदर हमारे पास Cn भी दो हमने बाहर निकाले हैं और r की भी दो वैल्यूज़ हैं। तो हमारा जो रूट है y इज इक्वल टू C1 y1x और C2 y2x। ये y1 और y2 क्या है, जब आप इधर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर Cn जो हमने पहले निकाला है, जब हमने r बराबर है 2/3 पुट करके Cn की वैल्यू जनरल फॉर्म निकाली थी, और y2 में हम r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और Cn की जो दूसरी वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे। C1 और C2 वही कांस्टेंट हैं बड़े, तो सेम वैसे ही रहेंगे। सो देखें अब x मैंने सिंपल एक बार इक्वेशन वैसे ही लिख दी, ये वाली दो बार x r1 और इधर x r2, Cn और बाकी सारी इक्वेशन को मैंने दो बार लिख दिया सिंपल, और यहाँ आ जाएगा C2 और यहाँ आ जाएगा C1। अब ये आ गया C1 r की वैल्यू 2/3 C नॉट सिग्मा n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ Cn की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है वो पुट कर दी, और ये xn आ जाएगा। इसी तरह से ये C2x की वैल्यू 0,
ठीक है, R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स नॉट सी नॉट प्लस सिग्मा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ सी एन की दूसरे वाली वैल्यू जो इस साइड पर हमने निकाली थी वो पुट करेंगे, और ये आगे वैल्यू और एक्स की पावर एन। अब हमें पता है कि सी नॉट हमने क्या किया था, 0 के इक्वल था, तो यहाँ 0 आ जाएंगे, ठीक है, और 1 आ जाएगा, और हाँ 0 आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर ना इसके 3 केसेस आगे डिस्कस होंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 31 के लास्ट में एक केस जो कि ये केस है पड़ा, और 2 आगे 32 के अंदर भी हमने सिर्फ वो 2 केसेस ही डिस्कस करने हैं, जैसे कि हमारे पहले केसेस होते थे। सो सिंपल सा क्या है कि C1 केस 1 जो है पड़ा, वो ये कहता है कि जो हमारा R1 और R2 है, अगर ये हमारे पास आंसर में आए, सो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कोई इंटीजर ना हो, यानी कि अगर आप R1 माइनस R2 करें तो आपके पास जो आंसर है वो इंटीजर ना हो, तो आपके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, और आप इनको इसी मेथड से लिखेंगे, यानी कि ये आपकी इक्वेशन होगी C1 y1 x एंड C2 y2 x। अगर आपके R1 माइनस R2 एक इंटीजर ना हो, यानी कि प्लस माइनस होल नंबर ना हो, जैसे कि अब भी अगर हम करें तो हमारा 0 और 2/3 माइनस 0 जो है वो 2/3 ही आएगा, जो कि एक इंटीजर तक नहीं है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो केस 2 की बात करें, तो केस 2 के लिहाज से वो बात करता है कि व्हेन द रूट्स ऑफ इडिकल इक्वेशन डिफर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जब वो पॉजिटिव इंटीजर से डिफरेंस होंगे, यानी कि अगर आप R1 माइनस R2 करेंगे तो आपके पास नेचुरल नंबर कोई आएगा। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर ही है, तो आपके पास नेचुरल नंबर कोई ना कोई आए, और इस नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर लगा लें, क्योंकि आपको R1 माइनस R2 0 भी आ सकता है, दोनों सेम रूट्स भी हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आप होल नंबर लगा लें। तो अगर आपके पास R1 माइनस R2 0 एक होल नंबर आता है, देन आपका केस 2 होगा, और उसके लिहाज से आपकी इक्वेशन क्या होगी, C1 y1, और इधर हमने जैसे log ऑफ x कहा था, log ऑफ x C2 y2 x। इसके क्वेश्चन जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से केस 3 क्या है, जब आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों, ठीक है, यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर ही रहेगा आपके इक्वल रूट्स के लिहाज से, यानी R1 और R2 दोनों अगर इक्वल हों तो उसके लिहाज से आपका थर्ड केस बनता है, जिसके लिहाज से आपकी एक अलग इक्वेशन है पड़ी। तो ये 3 केसेस हैं। केस नंबर 1 के लिए यही इक्वेशन है पड़ी जो हमने सॉल्व कर ली। केस नंबर 2 और 3 के लिए जो इक्वेशन हैं वो आपके लेक्चर नंबर 32 के एग्जाम्पल्स हैं। मेनली तो आप लेक्चर नंबर 32 में ये 2 केसेस ही डिस्कस करने हैं, तो इसलिए मैंने 31 एंड 32 लिखा हुआ है। बाकी उसकी जो एग्जाम्पल्स है उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा, आप वो देख लेंगे। और बाकी अगर किसी को कोई इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, नहीं तो नंबर दिया गया आप उस पर रब्ता करके हैंड रिटन नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। हमारा एक ऑनलाइन ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर एवरी नाइट नहीं तो एक रात छोड़कर दूसरी रात ऑनलाइन सेशन भी होते हैं। मैथ 401, CS 201, फिजिक्स 101 और इस तरह काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर रब्ता करने से तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑफ ऑल आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, जिनसे आप इजीली तौर पर पढ़ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये लेक्चर लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।